अफगानिस्तान सुनकर सबसे पहले दिमाग में तालिबान आता है और फिर रेगिस्तान। लेकिन इस देश में खेती भी होती है। आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको रंग बिरंगे लाल गुलाबी और सफ़ेद फूलों वाली खेती लहलहाती नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि फूलों का बगीचा है। अभी फिल्म की कोई हीरोइन के बीच से निकल कर आएगी और गाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये अफीम के खेत हैं। जिन्होंने कभी इन्हें नहीं देखा होगा उनके लिए यकीन करना मुश्किल है। अमेरिकी सैनिक भी अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते थे। वो भी इन्हें फूलों का बाग समझ लेते थे क्योंकि ज़्यादातर अफीम की खेती अफगानिस्तान के दक्षिणी इलाके हेलमंद में होती थी, जहां सैनिकों का आना जाना उतना ज़्यादा नहीं था। राजदूत के दर्शक जानते हैं कि 1996 में तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया। उस समय तक तालिबान के संस्थापक और उनके सबसे बड़े लीडर मुल्ला उमर जिंदा थे। काबुल कब्जाने के बाद मुल्ला उमर ने जो सबसे पहले फैसले लिए उनमें अफीम की खेती पर पाबंदी भी शामिल थी। पाबंदी लगी तो फिर इन खेतों में अनार और गेहूं की उपज शुरू हुई। लेकिन ये काम महज 5 बरस चल पाया क्योंकि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। मुल्ला उमर और उनके साथी पहाड़ी इलाकों में जाकर छिप गए और अमेरिका ने कठपुतली सरकार बनाई, अपने सैनिक तैनात किए। तालिबान का डर खत्म हुआ, पाबंदियां खत्म हुई, सरकार का पहरा भी कम हो गया और इसलिए एक बार फिर अफगानिस्तान के किसानों ने अफीम की खेती शुरू कर दी। 2013 में शरीफुल्ला नाम के एक किसान ने भी नई नई अफीम की खेती शुरू की थी। उन्होंने WLRN, जो अमेरिका के फ्लोरिडा से चलने वाला एक रेडियो स्टेशन है, उसे बताया था कि गेहूं या दूसरे अनाज के फसल को बाजार में उतनी कीमत नहीं मिलती। ऊपर से इन फसलों के खराब होने की ज्यादा आशंका रहती है, इसलिए मजबूरी में हमें अफीम की खेती करनी पड़ती है ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। अब शरीफुल्ला अकेले नहीं थे, उनकी तरह सैकड़ों किसान थे जो अफीम उगा रहे थे। इसलिए एक समय ऐसा आया कि अफगानिस्तान दुनिया को अफीम की खपत का टोटल जो खपत थी उसका 80% अकेले सप्लाई करने लगा। यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम की रिपोर्ट बताती है कि 2022 के पहले अफगानिस्तान में अफीम की खेती 2,30,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन पर हो रही थी और इससे निकलने वाली अफीम का वजन 6,000 टन से भी ज़्यादा था। जब इस तरह का डेटा सामने आता तो लोग पूछते कि अमेरिका ने यहाँ कपास जैसे किसी दूसरे कैश क्रॉप को क्यों नहीं बढ़ावा दिया। तो जवाब मिलता कि अमेरिका के किसान भी बड़े पैमाने पर कपास ही उगाते हैं और अमेरिका किसी और मुल्क में ऐसी फसल को बढ़ावा नहीं दे सकता जो इनके हितों को प्रभावित करे। इसलिए अफगानिस्तान में किसान अफीम उगाते रहे। पर 2021 में इन किसानों की किस्मत फिर बदलने वाली थी। 15 अगस्त को अमेरिकियों ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया। तालिबान फिर एक बार वापस आया और इस वापसी के साथ अफीम की खेती रोकने वाला फरमान भी वापस लौट आया। नतीजा, अफीम का उत्पादन 95% तक गिर गया। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि अब यहाँ 8,000 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर अफीम उगाई जा रही है, वो भी तालिबान से छिप छिप कर। कहाँ एक वक्त 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर अफीम उगती थी और अब दायरा 8,000 हेक्टेयर के आसपास रह गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तालिबान जहां भी ये खेती देखता है उसे सीज किया जाता है। अब तालिबान का ये अच्छा फैसला कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं। पर जैसा हमने कुछ देर पहले शरीफुल्ला की कहानी आपको सुनाई थी, वो बता रहे थे कि गेहूं या अनाज की फसल से पैसा उतना नहीं मिलता, इसलिए मजबूरी में अफीम उगानी पड़ती है। ऐसे में जब अफीम की खेती खत्म हुई तो उनकी तरह सैकड़ों किसान बेरोजगार हुए। लेकिन अफीम की मांग तो दुनिया में उतनी ही बनी रही, उसको पूरा करना था। इसलिए अफगानिस्तान के किसानों ने अफीम उगाने के लिए अगल बगल के देशों में संभावना तलाशनी शुरू की और इसके लिए उन्हें सबसे अच्छी ज़मीन मिली पाकिस्तान में। वहाँ के ड्रग डीलर्स ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया और खेती शुरू की। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में अब पूरे अफगानिस्तान से ज़्यादा अफीम उगाई जा रही है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट बताती है कि बलूचिस्तान के 2 छोटे इलाकों में ही 8100 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर अफीम उग रही है, 8,100 जितनी टोटल अफगानिस्तान में हो रही है। समस्या सिर्फ अफीम की खेती से नहीं है, बलूचिस्तान के इलाके में कई आतंकी संगठन पनप रहे हैं। आए दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बेले के लड़ाके पाकिस्तान की फौज और नागरिकों पर हमले कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट की भी इस इलाके में उपस्थिति दर्ज की गई है। इसी महीने 3 तारीख को क्वेटा में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 15 लोग मारे गए, 30 से ज़्यादा घायल हो गए। ऐसे में चिंता ये जताई जा रही है कि कहीं इन आतंकी संगठनों के हाथ अफीम की खेती तो नहीं लग गई है। अगर ऐसा होता है तो ये संगठन करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, जो भारत के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे अफगानिस्तान में अफीम की खेती कैसे शुरू हुई, ये पाकिस्तान कैसे पहुंची और अब ये इस इलाके के लिए चिंता का विषय क्यों बन गई है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं।
अफगानिस्तान में पारंपरिक रूप से अफीम तो बहुत पहले से उगाई जाती रही है, पर पहले इसका इस्तेमाल दवाई के रूप में किया जाता था। जब बरतानिया हुकूमत ने भारत पर कब्जा किया तो यहाँ अफीम की खेती व्यवस्थित रूप से शुरू करवाई हिंदुस्तान में, और इसे बाहर एक्सपोर्ट करने लगे वो, मेनली चाइना। इससे अफगानिस्तान का मार्केट खराब हुआ, जो ज़्यादातर दवाई के लिए इस्तेमाल करता था, पर कुछ लोगों ने अफीम को अलग अलग बाज़ारों में भी बेचा जहां इसका इस्तेमाल नशे में किया जाता था। अफगानिस्तान एनालिस्ट.org की रिपोर्ट बताती है कि 1945 में अफगानिस्तान की सरकार ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने के आदेश भी दिए थे, सफल नहीं हो पाए। लेकिन अफगानिस्तान में अफीम की खेती की जिस स्केल की हम बात कर रहे थे, 2 लाख हेक्टेयर, वैसी खेती 1979 में शुरू हुई जब अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने हमला किया। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव चाहता था। अफगान मुजाहिदों का कहना था कि देश हमारा है तो सरकार हम चलाएंगे। उनको सीआईए के डॉलर्स भी मिल रहे थे, आईएसआई का समर्थन था। तो जंग चली। अमेरिका ने अंदर खाने मुजाहिदों को पैसे और हथियार दिए और इस जंग में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। एक तरफ अफगान लड़ाकों को पैसे की ज़रूरत थी, तो दूसरी तरफ जंग की वजह से अफगानिस्तान के ग्रामीण भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ऐसे में वारलॉर्ड्स ने अलग अलग ग्रामीण इलाकों में इसकी खेती शुरू करवाई और कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इसमें अमेरिकियों ने अफगानियों की मदद की थी। इस दौर में अफीम की खेती की बढ़ोतरी की एक वजह यह भी थी कि यह कम पानी और कम संसाधनों में भी उग जाती थी। ऐसे में अफगान लड़ाकों को लड़ने के लिए फंडिंग की समस्या भी कम आने लगी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अफगानों को भी आजीविका मिलने लगी, उनके हाथ में कुछ पैसा पड़ा। अफगानों ने जमकर लड़ाई की। 1989 में सोवियत सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हुए। 2 बरस बाद सोवियत यूनियन का भी विघटन हो गया, लेकिन अफगानिस्तान में शांति नहीं आ पाई। केंद्र में सरकार चलाने के लिए कई वारलॉर्ड्स आपस में लड़ पड़े और एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। केंद्र में एक सत्ता नहीं थी, इसलिए अर्थव्यवस्था ठप रही। इसलिए अफीम की खेती बदस्तूर चलती रही और फिर 1996 में तालिबान के आने के बाद इस पर पाबंदियां लगी, जब फाइनली एक बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा होता है नॉर्दर्न अलायंस के इलाकों को छोड़ के। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि तालिबान के पहले टर्म में अफीम की खेती बैन तो की गई थी, लेकिन कुछ जगह हो भी रही थी। शायद वो परमिट्स इश्यू कर रहे थे। तालिबान के लड़ाके भारी भरकम टैक्स लगाकर पैसा कमा रहे थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तालिबान सबसे पहले तो अफीम उगाने वाले किसानों पर 10% टैक्स लगाता था, फिर इस अफीम से हीरोइन बनाने वालों पर भी टैक्स लगाता था और ये पैसा तालिबान वसूल करता था। एक तरफ से जो ड्रग ट्रेड है, नार्को टेररिज्म है, उसके लिए फंडिंग उठ रही है यहाँ से। जब अफीम से हेरोइन बन जाती थी तब इसका बिजनेस करने वालों को भी टैक्स देना पड़ता था तालिबान को। अनुमान है कि इस पूरे उपक्रम से तालिबान को सालाना $100 मिलियन से $400 मिलियन मिलते थे। ये बात 1996 से 2001 के बीच की है, जब तालिबान पर मुल्ला उमर की सत्ता थी। लेकिन 2021 के बाद जो तालिबान सत्ता में आया है वो अलग है। ये बात सच है कि अफगानिस्तान को अब भी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए, पर वो इस तरह का धंधा करने का रिस्क नहीं ले सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 के बाद तालिबान ने 2000 से ज़्यादा अफीम के खेत सील किए, पर जो किसान इससे बेरोजगार हुए उन्हें रोजगार देने के लिए तालिबान के पास अभी कोई रास्ता नहीं है। बीबीसी से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता कहते हैं कि हमारी पहली जिम्मेदारी अपने देश के लोगों को नशे की लत से आज़ाद कराना है। हम जानते हैं कि लोग बहुत गरीब हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन अफीम के नुकसान इसके फायदों से ज़्यादा हैं। 3 करोड़ 70 लाख की आबादी में से 40 लाख लोग नशे की लत से जूझ रहे हैं। ये बड़ी संख्या है। तालिबान चाहता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मान्यता दे। अब तक सिर्फ रूस ने उसे मान्यता दी है। चीन भी इस तैयारी में है। भारत भी अफगानिस्तान से अच्छे संबंध बनाए ही हुए है। ट्रैक टू टॉक्स चल रहे हैं। एक टेक्निकल मिशन इंडिया का वहां काम कर रहा है। पिछली बार जब तालिबान की वापसी हुई थी, यूएई, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने उन्हें मान्यता दे दी थी। जानकार कहते हैं कि अगर तालिबान किसी भी तरह अफीम के धंधे से जुड़ जाता है तो उसकी छवि को चोट पहुंचेगी, इसलिए वो खुद कोई चांस नहीं लेना चाहता और अफीम को बैन करने में वो कसर नहीं छोड़ रहा। इसलिए अफगानिस्तान में अफीम उगाने वाले किसान पाकिस्तान जा रहे हैं। जिस पाकिस्तान को यूएन ने 2021 में पॉपी फ्री यानी अफीम मुक्त देशों की लिस्ट में शामिल किया था, अब वो साउथ एशिया में अफीम का नया हब बन रहा है। अफगानिस्तान में अफीम की खेती बंद होने के बाद अगर पाकिस्तान में इसका काम बढ़ा है तो दूसरे मार्केट्स पर भी लोगों की नजर जा रही है, जैसे म्यांमार। यहाँ पे भी अफीम उग रही है, एक प्लेयर के तौर पर ये उभर रहा है। 2021 में वहां तख्ता पलट के बाद से सिविल वॉर जैसे हालात हैं। कई विद्रोही गुट वहां की सैन्य सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्हें हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है, इसके लिए भी वो अफीम की खेती करते हैं। नार्को टेररिज्म यहाँ भी है। रिपोर्ट बताती है कि 2021 के बाद म्यांमार में अफीम का उत्पादन
36% बढ़ गया है। लेकिन भारत के लिए म्यांमार में अफीम की खेती से बड़ी चुनौती पाकिस्तान में इसका उत्पादन है। टेलीग्राफ अखबार से जानकारों ने कहा है कि पाकिस्तान में इसका उत्पादन घटने की उम्मीद नहीं दिख रही है। ये उत्पादन 2025 में और भी बढ़ेगा। टेलीग्राफ रिपोर्ट ये भी बताती है कि बलूचिस्तान में अफीम की खेती इस स्केल पर हो रही है कि अफीम की कीमत घटने लग गई है। 2023 में 1 किलोग्राम अफीम $1050 की आती थी, अब वो $370 में आने लग गई। तो आप सोचिए कितना इजीली अवेलेबल होगा ये ड्रग। इसलिए भारत में एक चिंता ये भी है कि अगर पाकिस्तान में अफीम की खेती इसी तरह से बढ़ती है और इसका बिजनेस नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में चला जाता है, तो भारत पर जो वेस्टर्न बॉर्डर्स पर प्रेशर है वो बढ़ सकता है। देखना होगा कि पाकिस्तान इस चुनौती से कैसे निपटता है और भारत इस खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाता है। चैप्टर यहीं तक। चलते चलते आपको ब्राजील से आया एक अपडेट देते हैं। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति हायर बोल्सोनारो को 27 साल की जेल की सजा सुनाई है। उन पर आरोप था कि 2022 के चुनाव में हार के बाद भी उन्होंने सत्ता छोड़ने से इनकार किया और जीतने वाले कैंडिडेट लूला डी सिल्वा की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की। 12 सितंबर को यह फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के पैनल ने फैसला दिया। इनमें से 4 जजेस ने उन्हें दोषी पाया। अदालत ने बात मानी है कि बोल्सोनारो ने तख्ता पलट की साजिश की थी। बोल्सोनारो के साथ साथ और लोगों को भी दोषी पाया गया, जिनमें सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व रक्षा मंत्री, एसपीवाई एजेंसी के पूर्व मुखिया भी शामिल हैं। यानी उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर यह खेल रचा था। ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोल्सोनारो को अपना दोस्त बताते हैं। उन्होंने इस मुकदमे को विछंड भी बताया था और ब्राजील पर 50% टैरिफ भी लगाया था। ट्रंप और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों ने इस फैसले की निंदा की है। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि जो बोल्सोनारो के साथ हो रहा है वो मेरे साथ अमेरिका में करने की कोशिश की गई, पर मैं बच गया, बोल्सोनारो नहीं बच पाए। बोल्सोनारो के बेटे एडुआर्डो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका इसके लिए कठोर कदम उठाएगा। अमेरिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंडर डी मोरेस पर प्रतिबंध लगा चुका है, जो शुरुआत से ही बोल्सोनारो के केस को देख रहे थे। इसी अपडेट के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है, जिसे लिखा था साजिद ने और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगाम।